रचनाकार मलयज डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन। डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेड़ में जब चाहूं चुपके पड़ा रहूं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। रानीखेत, 14 जुलाई 1956। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन, पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी। पेड़ की पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सरसब्ज पेड़ों ने मानो उदारतावश अपने में से थोड़ी थोड़ी हरिताभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है, अपने उदात्त और विशाल और प्राणवान गिरोह में। उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में, गाते हैं तब एक भाषा में, रोते हैं तब भी एक भाषा में। कोहरा है खूब घना और खूब सफ़ेद, दृष्टि के विस्तार को बीच ही से कच्चे फीते की तरह काट देता। किंतु ये ध्वनियाँ, इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तकें, यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुमाऊँ ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है, यह कोने में टिकाकर रखी हुई ऐशवुड की छड़ी रह रह कांपते क्यों है? नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फड़फड़ाते क्यों हैं, जिसमें बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखानुकृतियाँ स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। मौसम एकदम से ठंडा हो गया, बूंदाबांदी और हवा। एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार हैं, पूरे 11 गिनकर, जैसे एकादश रुद्र। खामखा ही सोचता हूँ कि वे 10 क्यों ना हुए, या 12 क्यों नहीं। जब भी उधर से गुजरता हूँ यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हूँ। किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। मैं संयत हूँ, यानी ठंडा। अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफ़ेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा और सब ओर छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण, वह भविष्य जो फीते की तरह बीच ही से कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज़ के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोहरे की ताबीज़ में। तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीज़न और आगे वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। दूसरा, 18 जून 1957। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवों की कतार देखकर। उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छलके उतार फेंके हैं। विगत के वे मूल्य जिन पर बचपना कभी सान धरता था, कितने बेमानी भोथरे हो उठे हैं। जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर। हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई, जड़ों को उखाड़कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बाट बखेरदार प्रश्न है वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। तीसरा, 4 जुलाई 1962, कौसानी। आज भी कोई चिट्ठी नहीं। तबीयत किस कदर बेजार हो उठती है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती और कुछ नहीं होता। इतनी भी ताब नहीं कि डाकघर में ही जाकर पूछ आऊं। अजब सी बेचैनी मन में होती है। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह, जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। ऐसी मनस्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का। यूं भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हरदम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है, हर खटका चौंका देता है। अटखेलियाँ करती हुई हवा कन्फुसियाँ सी करती लगती हैं, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। चौथा, 5 जुलाई 1962, कोसानी। कल यहाँ की सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया। वह
प्रायः वे और मैं एक ही समय शाम को वहाँ अखबार देखने पहुँचते थे। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे और बरबस ध्यान खिंचा। परिचय पूछा, बलभद्र ठाकुर। नाम से अपरिचित नहीं था। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्मशलाघा के मूड में उतर आए। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ, किस बड़े ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मंगाकर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं। आदि आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे। सुनकर रस आता रहा। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। ठिगना गठा हुआ शरीर, रंग सांवले से कुछ अधिक, लुंगी और जैकेट पहने। 7 बज रहे थे। खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लगाई थी, अतः विदा ली। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश। घंटे 1.5 घंटे नेकी परिवार के साथ बिताया। घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकाजी महिला है। उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा। उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा, अपनी स्थिति के अनुकूल, और वह तो मैं देख ही रहा था। मेहमान नवाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं उनका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय। टिपिकल पहाड़ी जन, सीधे साधे, तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाए। बुराइयाँ बल्कि कमज़ोरियाँ कहना अधिक उचित होगा। ऐसी कि प्यार करने की तबीयत हो। कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं। अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं। बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। इसलिए वह अखरता नहीं। पर यह नहीं अखरना किसी अंतस्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई विवशता है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आह छोड़ जाता है। उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सब कुछ यूं ही चल रहा। बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। 5वां 8 जुलाई 1962 कोसानी। कल शाम से रोज़ इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती, इतनी कोमल और मिठास लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती। छठा भाग। दिल्ली 30 अगस्त 1976। सेब बेचती लड़की। उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काटकर ग्राहक को चकाती। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। सेब तो वैसे मीठे ही थे। उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म मैं पहले ही जान चुका था। पर वह 7-8 साल की लड़की, जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी या जिसे हाल ही में दुकान संभलवा दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मैंने उसके पतले, लगभग झवराए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। 7वां भाग। 10 मई 1978। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं। इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं, और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस करता हूँ। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के दिए हुए हिस्से हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसीलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है।
क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार से संपृक्ति का एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता भोगा जाता संसार ही है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में हैं और वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते हैं। आठवां भाग 11 जून 1978। मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ। जो लिखता हूँ अगर उसमें शब्द अधिक हैं तो अर्थ कम, या अगर अर्थ ज़्यादा है तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ जाते हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं, यानी मुश्किल है। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रखता है, डायरी लिखना भी। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी, तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते, एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पर शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत। नौवां भाग 20 जून 1978। सुरक्षा डायरी में नहीं, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है एक पल पल की धुंधकी के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, पिसने में और खटने में, बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। 10वां भाग 9 दिसंबर 1978। जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होती, ये पृष्ठ तो और भी नहीं। जितना कुछ मैं भोगता हूँ उन सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता, जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में, वही रचना है। शेष सिर्फ दस्तावेज, लेकिन ये दस्तावेज भी ज़रूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता, न बीज अपने को चरितार्थ करता। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुगबुगाता है। जंगले से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा, शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति नहीं है। 11वां भाग 25 जुलाई 1980। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर, घर का। जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो, और तब मैं क्या करूँगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊँगा, इलाज की कैसी व्यवस्था करूँगा। इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं, एक पत्ते की तरह कांपते हुए, होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती, जब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती, मन डर से घिर जाता। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता। फिर अनायासी प्रार्थनाएं, समय बीतते जाने का एहसास नसों में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता। प्रतीक्षा का डर। फिर जब लगता कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता, सही सलामत, और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहां नहीं दिखने लगते, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देर तक न पाकर डर में बदलने लगती। मन इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस आता है। 12वां भाग
3 मार्च 1981। अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है।